हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और क्लास 7 का पढ़ेंगे। किसका? क्लास 7 का पढ़ेंगे। ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। शीर्षक का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल कितने प्लेटों में है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा यानी कि हैरानी होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। हमेशा ये जो है धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग, प्रत्येक यानी कि एक साल में कुछ ही किलोमीटर के लगभग ये प्लेट जो है घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यह जो होता है प्लेट कुछ किलोमीटर तक जो घूमते रहती है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उन्हीं के कारण ये उन्हीं उन्हीं मैग्मा में गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। कैसा घूमता है? एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। जैसा कि ये देखिए क्रियाकलाप है, इसमें दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती, जिसके कारण ये गति होती है, उनके कारण जो है उनके बलों के आधार पर उसको बांटा गया है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह के जो बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी कि एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 3.1 कहाँ है जी? ये देखिए 3.1 में ये सब दिया गया है कौन कौन से बल है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक यानी कि अचानक गति उत्पन्न कर देता है तो कभी धीमी गति उत्पन्न कर देता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप जो है आकस्मिक गति के कारण ही होता है। अब जब होता है तो पृथ्वी को हानि पहुंचाता है। ये देखिए पृथ्वी की गतियां कैसी है। पृथ्वी की गतियां देखिए पृथ्वी की गति से निकलने वाले दो तरह के बल होते हैं। ये देखिए पहला बल है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल में दो प्रकार के बल निकलते हैं। ये अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल निकलता है। आकस्मिक बल में तीन प्रकार की घटनाएं होती है। पहला भूकंप होती है, उसके बाद ज्वालामुखी आती है, उसके बाद भूस्खलन भी होता है। ये सब आकस्मिक बल के कारण होता है। और अंतर्जनित बल में है दूसरा पटल विरूपल बल। पटल विरूपल बल में क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल का उत्पन्न होता है। पर्वत निर्माणकारी बल जो है इससे उत्पन्न होता है। पृथ्वी की गतियों में दूसरी तरफ जो है बहिर्जनित बल, ये हुआ अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। इसमें देखिए अपर्दन और निक्षेपण होता है। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण होता है। जैसे में देखिए अपर्दन और निक्षेपण में चार प्रकार की
घटनाएं होती है। नदी, उससे नदी यानी कि बहता जल आता है, और उससे पवन की तेज गति होती है। और दूसरी बात, समुद्री तरंग जो है उत्पन्न होता है, समुद्री लहर भी इसी बहिर्जनित बल के कारण होता है। और हिमनद, हिमनद जो ये बर्फ पिघलता है, इसी बल के कारण ये हिमनद का कारण होता है। स्थल रूपों का विकास इसी प्रकार जो है कि विकास होते रहता है। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए। एक रंगीन कागज की छोटी सी आप गोल बनाकर उसे गोली ले लीजिए और इसे जल जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। जल का जो है आधा भरा हुआ बीकर उसमें रख दीजिए। बीकर को तिपाई तिपाई पर रखकर गर्म करें, यानी कि तिपाई यानी कि जो कि तावा के ऊपर रखकर गर्म कीजिए। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। यानी कि जैसे जैसे पानी गर्म की बूंदें जो ऊपर उठती है, उसी प्रकार कागज भी, वो रंगीन कागज भी ऊपर उठेगा। और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। और जो जो पानी ठंडा यानी नीचे में ठंडा है, तो गोली भी बैठ जाती है नीचे। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा, ये पृथ्वी के अंदर जो पिघलता मैग्मा है, वह भी, पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ये उदाहरण दिया गया है, ये मैग्मा भी उसी प्रकार गति करता है। शब्दावली, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। भूपर्पटी में भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेटें होती हैं। छोटा और कठोर और समान आकार की जो है प्लेट होता है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है, जिन पर महासागर एवं महाद्वीप जो है टिका हुआ है। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलती है। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छेद है जिससे पिघले हुए अचानक मैग्मा जो है निकलता है। ये देखिए एक ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी ही है, ये निकास है। इसे जब ये ज्वालामुखी ऊपर उठता है तो गैसों की राख सबसे पहले निकलता है ऊपर। मैग्मा कोष्ठ यहाँ है केंद्र में, और ये परपटी है, ये मेंटल है, ये मेंटल है, ये जो है परपटी है। ये देखिए लावा निकल रहा है, निकास वेंट यहाँ है, क्रेटर यहाँ है, ये सभी क्रेटर है, ये सभी क्या है, क्रेटर है। शब्द की उत्पत्ति चलिए कैसे होती है, चलिए देखते हैं। एंडो यानी कि अंत, और उत्पत्ति कैसे होती, प्लस जेनिक, एंडो प्लस जेनिक एंडोजेनिक हो गया। एक्सो प्लस जेनिक एक्सोजेनिक हो गया, यानी कि ये अंत है, ये बाह्य है। एंडो अंत है, ये एक्सो बाह्य है, यानी बाहरी क्षेत्र वाला। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर, इसी प्रकार जो है स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ कंपन जो है शुरू होता है वहाँ क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, उसके नज़दीकी स्थान जो है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से जो कंपन जो है बाहर की ओर तरंगों के रूप में जो है
गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के जो नजदीकी भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि अधिकेंद्र से जहाँ जहाँ हम दूर जाएंगे वहाँ भूकंप की तीव्रता जो है कमता जाता है। बहुत उसकी दूरी जो है बढ़ने पर उसकी तीव्रता कमता ही जाता है। एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन बंद कर दें। एक बर्तन लीजिए, उसे जल में भरकर बंद कर दीजिए तथा जल गर्म गर्म करने के लिए रख दें। जल जो है गर्म करने के लिए उसे तावे पर या बीकर में रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जैसे जैसे जल उबाल आएगा ढक्कन हिलने लगेगा। तो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखिए। वस्तु जो है आपने जो ढक्कन के ऊपर रखा है उनमें कंपन होने लगता है। उनमें क्या होता है, कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ये भूकंप का उदाहरण है। एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, चलिए देखते हैं। ये है उद्गम केंद्र। ये भूकंप यही से स्टार्ट होता है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र यही कहलाता है। ये देखिए प्लेट सीमा, ये है प्लेट सीमा और ये अधिकेंद्र है। यहाँ ये उद्गम का स्थान है, यहाँ से ऊपर आया अधिकेंद्र हुआ, यानी कि बीच का केंद्र अधिकेंद्र। भूकंपी तरंगे जो है सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। सभी दिशाओं में, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये देखिए क्या आप जानते हैं, चलिए देखिए। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला जो है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यानी कि विश्वकोश से जो है ढूंढने का प्रयास करें। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, यानी कि कुछ घटा सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं। स्थानीय लोग जो है कुछ सामान्य तरीके से, कुछ जनरल तरीके से भूकंप की संभावना का जो है अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जानवर अजीब तरीके व्यवहार करने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए भूकंप होने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर उतरना, ये सभी भूकंप का जो है कारण हो सकता है। भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन। ये देखिए गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश जो हुआ था, ये देखिए। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। चलिए उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ उस समय जो है 2001 को, 26 जनवरी 1 को स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। आशंका क्या, मौत ही हो गया होगा उस समय। भुज में विनाशाजनक राहत।
भूकंप से 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। उस समय जो है हालत बहुत चिंताजनक थी। भुज की तबाही हुआ था। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। उस समय जो है सभी बंद हो गए थे। इस भूकंप के कारण शहर में आग भी लगी थी। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। उस समय जो भूकंप हुआ था उन्हीं के कारण आग भी लगा था। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा। उस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। 2001 को राष्ट्रपति ने जो है आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील किया गया था। उस समय गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। क्या मांगी? वित्तीय सहायता जो है मांगी। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, एक मशीन से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिस मशीन से मापा जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम हो उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। अगर भूकंप आया यानी कि 2.0 हो तो बुझिए भूकंप कोई क्षति जो है न के बराबर है। और 2.0 से कम हो यानी कि लेस हो उससे, तो बुझिए उसका प्रभाव न के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 हो यानी कि 5.0 हो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 हो तो बुझिए वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक हो वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक हो वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि 7 या उससे ज़्यादा रिक्टर स्केल पर मापा गया हो तो बुझिए वह बहुत पावरफुल, शक्तिशाली होता है। भूकंप लेखी, ये देखिए भूकंप लेखी, इसी पे भूकंप मापा जाता है। तो क्रियाकलाप दिया गया है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। एक श्रेणी बाय श्रेणी मतलब सीरीज कर लीजिए। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा लिए क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? तिनकोना में जाके छुप जाएंगे और कहा। भूकंप से बचाव की तैयारी क्या करेंगे? देखिए क्या क्या करेंगे, देख सकते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर। सुरक्षित स्थान कहाँ कहाँ होता है? देखिए रसोई के काउंटर होता है, या मेज के नीचे यानी कि टेबल के नीचे छिप जाइए, या जो है दीवार के अंदरूनी कोने में, दीवार का जो इनर साइड कॉर्नर है उसमें। इनसे दूर रहे। भूकंप जब आएगा तो यहाँ से दूर रहे, आग वाले स्थान से दूर रहिए। चिमनी के आसपास भी मत जाइए। टूट सकने वाली खिड़कियाँ, जो कि टूट सकता है उसके पास मत जाइए। दर्पण यानी कि शीशा एवं तस्वीर फ्रेम से भी दूर रहिए। भूकंप से जो होता है उससे भी दूर रहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ये आपदा का सामना जो है अपने विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। उस समय मुख्य स्थलाकृतियाँ देखिए। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रम जो है द्वारा
दृश्य भूमि लगातार घटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। सेल जो टूटता है उससे अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। उससे जो क्षति होती है उसको अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु और जल आदि अपर्दित पदार्थ को, ये अपर्दित पदार्थ को कौन, वायु जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। इसके फलस्वरूप जो है एक स्थान पर निक्षेपित कर देता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण करते हैं। विभिन्न स्थलाकृति का जो है निर्माण करते हैं। नदी तालाब में जो है ये अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती है। नदी के कार्य क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से जो है दृश्य भूमि, जो देखा गया भूमि है, वो अपर्दन हो जाता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। जलप्रपात जो है बना लेती है। ये देखिए एक जलप्रपात, कठोर शैल ये है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, जल ये इतना पावर शैल काट दिया गया है, नदी ये अपने से काट लिया है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात कहाँ में है? दक्षिण अमेरिका में है। अन्य प्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये सभी जलप्रपात है। ये देखिए नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। विसर्प लूप जो है सिरे के निकट जो है आते और जाते रहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील जिसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी नदी जो अपने तट से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। निकटवर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर बाढ़ जो है आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। उत्थित तटों को क्या कहते? तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये देखिए बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये जो है विसर्प द्वारा बहती है और ये अलग अलग
छोटे में भाग जाती है तो ये चाप झील का निर्माण करती है। ये तटबंध है, ये ऐसे 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 तटबंध है। ये जो है बाढ़ का मैदान है। जिनको वितरिका कहा जाता है, ये जो ये अनेक अनेक धाराओं में जो विभाजित हो जाता है। ये नदी के उच्च तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित होते हैं, जिनको वितरिका कहा जाता है। ये विभाजित जो होता है कई कई नदियों में, इन्हें वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। अपने जो साथ में जो लाया है मलबा, उसका निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक जो है वितरिका यानी कि जो विभाजित हुई है, ये अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सभी मोहना का जो अवसाद होता है उसके संग्रह से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। आओ कुछ करके सीखिए। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। एक मानचित्र में ढूंढिए जो डेल्टा निर्माण करती है। ये देखिए डेल्टा निर्माण कैसे होता है। ये तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। डेल्टा का निर्माण करती है। मुख्य नदी ये है, वितरिका, ये सभी वितरिका है। समुद्री तरंगे के कार्य, चलिए देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य क्या क्या होता है। समुद्री तरंग की अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग के जो अपर्दन है एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है। समय के साथ ये बड़ा और चौड़ा होता है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। लगातार अपर्दन जो है छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। समुद्री जो है यानी कि पुल का निर्माण करती है। ये देखिए तटीय मेहराब है, तटीय मेहराब और बाप रे समुद्री गुफा, ये स्टैक है। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इस समुद्र में जो तरंग उसके कारण ये आकृतियां जो उत्पन्न लेता है। हिमनद के क्या क्या कार्य हैं, चलिए देखते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। पत्थरों को क्या कर देती है? अपर्दित कर देती है। और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद जो है गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। वह जो है ब्यूटीफुल लेक यानी कि झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाते हैं। ये निक्षेप हिमनद यानी हिमोर का निर्माण करती है। हिमनद का निर्माण करते हैं। ये देखिए हिमनद है।
पवन के कार्य क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार के शैल जो है आप देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की उपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी हवा जब चलता है, अपने बालू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब हवाएं रुक जाती है तो बालू रुककर एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में जो है बहुत बड़ा विशाल लोएस पाए जाते हैं। ये देखिए बालू टिब्बा, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा टिब्बा है, बालू टिब्बा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।